हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम मिरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। जरा नोट करें इनको। छोटे छोटे से सिंपल क्वेश्चंस हैं, ध्यान दें जरा मेरी बात पर। देखिएगा, फर्स्ट ये एग्जांपल देखें। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज एफ। कोई कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ एफ बता रहा है। एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज n टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज बन रही है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से n टाइम्स है। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस पूछी है उसने। व्हेन इमेज, फर्स्ट केस में कह रहा है इमेज रियल हो, तब मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होगी, और जब इमेज वर्चुअल है तो कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होगी। फोकल लेंथ दिया क्वेश्चन में कितनी, एफ। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज एफ एंड साइज ऑफ इमेज इज n टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से n टाइम्स बता रहा है। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर व्हेन इमेज इज वर्चुअल रियल, और दूसरे केस में बता रहा है इमेज इज वर्चुअल। देखिएगा जरा ध्यान से यहां पर। फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। कॉनकेव मिरर एंड रियल इमेज, एंड रियल इमेज, रियल इमेज, कॉनकेव मिरर और इमेज रियल हो तो फॉर्मूला जरा गौर से देखें। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कॉनकेव मिरर और रियल इमेज के लिए ध्यान हो अगर आपको, u नेगेटिव होता है, v नेगेटिव होता है, f नेगेटिव होता है। तो आफ्टर चेंज ऑफ साइन फॉर्मूला देखिएगा क्या बन गया, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, मैं मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला निकाल रहा हूं। कॉनकेव मिरर और रियल इमेज हो तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं u के टर्म में। मैं इस वाले रिलेशन को बोथ साइड u से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। u अपॉन एफ इक्वल टू, इसको लिखूंगा मैं u अपॉन v प्लस u अपॉन u, 1 हो गया। u अपॉन v को लिख सकता हूं मैंने साइन बदल दिए हैं पहले फॉर्मूले में, देख लो ध्यान से। u, v और f कॉनकेव मिरर के लिए रियल, कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज रियल हो, u, v और f तीनों नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। साइन बदलने के बाद फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा u अपॉन f, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है v अपॉन u। अब मैं इसमें साइन नहीं बदलूंगा, साइन में बदल चुका हूं पहले ही फॉर्मूले में। ठीक है, तो इस m की जगह पर v अपॉन u, तो v अपॉन u की जगह पर m लिख दें हम, तो यहां पर u अपॉन v है तो ये हो जाएगा u अपॉन f इक्वल टू, इसकी जगह पर मैं यहां से, ये u अपॉन v है और m बराबर v अपॉन u होता है, तो इसकी जगह पर हम 1 अपॉन m लिख सकते हैं प्लस 1। इस 1 को इधर ले आओ, 1 अपॉन m इक्वल टू u अपॉन f माइनस 1। एलसीएम ले लो, 1 अपॉन m इक्वल टू u माइनस f अपॉन f। ठीक है, m के लिए रिलेशन आ गया, m इक्वल टू f अपॉन u माइनस f। क्लियर है ये बात। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखो जरा। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज f एंड साइज ऑफ इमेज इज n टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर व्हेन इमेज इज रियल। रियल इमेज है तो u के टर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये हो गया।
क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को। देखो यहां पर क्वेश्चन में m की वैल्यू दी है v अपॉन u इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, साइज ऑफ इमेज n टाइम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू n क्वेश्चन में गिवन है। तो v बराबर क्या हो गया, v इज इक्वल टू n इंटू यू। v की वैल्यू u के टर्म में गिवन है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, u की वैल्यू निकालना है। तो m की जगह पर एक तो डायरेक्ट m की जगह पर हम n लिख दें, यहां u की वैल्यू निकल आई। और अगर क्वेश्चन में क्योंकि साइज ऑफ इमेज दिया है n टाइम्स, तो v अपॉन u की वैल्यू m दी है, m की वैल्यू n क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। या तो v की वैल्यू ये हटाओ यहां से, देखो v की वैल्यू ये वाली हटा करके इस फॉर्मूले में लगा दो। तो इस v की जगह पर एन यू यहां लिख रहा हूं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू v की जगह पर 1 अपॉन एन यू प्लस 1 अपॉन यू की वैल्यू पूछी है उसने, इसमें से 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू कॉमन आ गया, 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन यू, ये वैल्यू आ गई n प्लस 1 अपॉन n। u निकालना है तो u को तो इस u को तो यहां ले लो, f को यहां ले लो, तो यहां पर u की वैल्यू आ गई f n प्लस 1 अपॉन n, ये रिजल्ट आ गया u का। या तो रिजल्ट ऐसे सॉल्व कर लो इसे, या फिर डायरेक्ट एक काम करो, इस फॉर्मूले में m की जगह पर n लिख दो, क्योंकि साइज ऑफ इमेज n टाइम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। या तो इससे सॉल्व कर लो बच्चों, इस मेथड से, और अगर इससे नहीं सॉल्व करो, इस वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट लगाओ, तो इस m की जगह पर n लिख दो। तो इस वैल्यू को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहां पर क्वेश्चन में m इज इक्वल टू v अपॉन यू इज इक्वल टू n क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और m इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, f अपॉन यू माइनस एफ, इस m की जगह पर n लिख रहा हूं डायरेक्ट, तो इस m की जगह पर n लिख रहा हूं, n बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, f अपॉन u माइनस एफ, u की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहां से इसके यहां लिख रहा हूं एन यू माइनस यू माइनस एन यू माइनस एन एफ इज इक्वल टू एफ। मुझे u निकालना है, इस एन एफ को इधर ले जाऊं, u निकालना है, एन यू इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो f कॉमन ले लो, n प्लस 1। यहां तक बात क्लियर है बच्चों। u बराबर क्या हो जाएगा यहां से, n प्लस 1 अपॉन n इंटू एफ, ये रिजल्ट आ गया, ये रहा। या तो इस तरह से सॉल्व कर लो बच्चों, या फिर ये सॉल्व कर लो। यहां तक बात क्लियर है बच्चों। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, देखो बच्चों, कॉनकेव मिरर और रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन समझ आ गया ये, ठीक है नहीं। अब साइज ऑफ इमेज इज n टाइम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, m की वैल्यू n दे दी, m की जगह पर n लिख दो इस फॉर्मूले में, तो यहां से u निकल आएगा इस मेथड से। या फिर आपके लिए m इक्वल टू v अपॉन यू इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू n, तो यहां से v बराबर क्या हो गया, एन यू, इस v की ये वाली वैल्यू हटा करके यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो u निकल आएगा इस मेथड से। क्लियर है। अब मैं एक काम कर रहा हूं, देखो इसको हटा रहा हूं बच्चों यहां से, ये तो मैग्निफिकेशन आ गया,
ध्यान दो बच्चों, मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर और रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यू के टर्म में मैंने निकाल दिया है, ये रिलेशन। अब मैं एक काम कर रहा हूं मेरे बच्चे, यू के टर्म में ये रिलेशन याद रखेंगे, कॉनकेव मिरर और रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन m बराबर f अपॉन यू माइनस एफ। ये तो u के टर्म में है क्योंकि यहां पर मैंने u से मल्टीप्लाई किया। अब मैं बात कर रहा हूं इसी रिलेशन को, जरा गौर से देखना। यहां पर मैंने u का मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो मैग्निफिकेशन u के टर्म में ये आ गया। अगर मैं यहां पर v से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड इस इक्वेशन में, इसको v से मल्टीप्लाई करो, v अपॉन एफ इक्वल टू v अपॉन v1 प्लस v अपॉन u, v अपॉन u। इस v अपॉन u की जगह पर m लिख दें, v अपॉन एफ इक्वल टू 1 प्लस m, तो यहां से मैग्निफिकेशन आ जाएगा m इक्वल टू, इस 1 को इधर ले आओ, v अपॉन एफ माइनस 1, m इक्वल टू, रिजल्ट आ गया v के टर्म में v माइनस एफ अपॉन एफ। ये तो v के टर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है और ये u के टर्म में लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। कब? जब कॉनकेव मिरर और बनने वाली इमेज कैसी हो, रियल। तो मैग्निफिकेशन u के टर्म में f अपॉन यू माइनस एफ और v के टर्म में m इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ। ये रिलेशन याद रखना, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। क्लियर? अब वो बात कर रहा है सेकंड केस में, क्या बात कर रहा है बच्चे, जब इमेज वर्चुअल हो, कॉनकेव मिरर और बनने वाली इमेज कैसी है, वर्चुअल, और साइज ऑफ इमेज इज n टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिएगा, फॉर कॉनकेव मिरर एंड वर्चुअल इमेज कैसी दे रखी है उसने, वर्चुअल इमेज। तो ध्यान देना मेरी बात पर, पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज के लिए u माइनस वी प्लस एफ माइनस। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज u और f माइनस है, v प्लस है, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो रिलेशन आ जाएगा 1 बाई एफ बराबर 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन वी। चेक कर लो पहले, आफ्टर चेंज ऑफ साइन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एफ वी और यू में, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन वी। मैंने यू वी और एफ सबके साइन बदल दिए हैं, फॉर्मूला साइन बदलने के बाद ये आ गया। अब इसको u से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ साइड। देखो यहां पर u अपॉन एफ, यहां पर 1 माइनस u अपॉन वी। u अपॉन वी को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस इसको 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एम को यहां ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 1 अपॉन एम इक्वल टू 1 माइनस u अपॉन एफ, तो 1 अपॉन एम इक्वल टू एफ इधर आ गया, एफ माइनस यू अपॉन एफ, फॉर्मूला अपोजिट कर दो, एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये रिलेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन का, ठीक है ना, u के टर्म में। अगर हम इसी फॉर्मूले में बोथ साइड इधर और इधर v का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर v का मल्टीप्लाई करो, v अपॉन एफ इक्वल टू v अपॉन यू माइनस v अपॉन वी 1 हो जाएगा। इसकी जगह पर m लिख दो, v अपॉन एफ बराबर m माइनस 1 को यहां ले आओ, v अपॉन एफ प्लस 1, m इक्वल टू आ गया v प्लस एफ अपॉन एफ। कॉनकेव मिरर और वर्चुअल इमेज तो v के टर्म में है मैग्निफिकेशन और ये u के टर्म में है मैग्निफिकेशन। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चे, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर व्हेन इमेज इज वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल, तो उस केस में m इक्वल टू क्या गिवन है, m इक्वल टू v अपॉन u इक्वल टू i अपॉन o इक्वल टू m क्वेश्चन में गिवन है, n क्वेश्चन में गिवन है।
n टाइम्स बता रहा है इमेज का साइज गिवन है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर फाइंड करना है। इस रिलेशन को यूज कर लो, m की जगह पर n लिख दो और u की वैल्यू निकाल दो इसमें से। तो इस m की जगह पर n लिख दो, तो n इज इक्वल टू, इसमें n सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू, f माइनस यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n इंटू एफ माइनस एन यू इज इक्वल टू एफ। यू फाइंड करना है तो यू को इधर ले जाओ, एन यू इज इक्वल टू, इसको एफ को इधर ले, इस एफ को इधर ले आओ, एफ कॉमन ले लो, एन माइनस वन, इस एन को नीचे ले लो, तो यू बराबर क्या आ जाएगा यहां से, यू बराबर एन माइनस वन अपॉन एन और इंटू एफ। ये रिजल्ट आ गया, चेक कर लो ध्यान से, n माइनस वन अपॉन एन इंटू एफ। क्लियर? देखो यहां पर मैंने सॉल्व किया है, देखो बच्चों यहां पर ये रहा, फॉर रियल इमेज एंड कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और रियल इमेज के लिए u v और f नेगेटिव होते हैं, माइनस कट गया तो वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। क्लियर है? और साइज ऑफ इमेज इज n टाइम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन में गिवन है i अपॉन o इक्वल टू n, तो i इक्वल टू n o, या फिर v अपॉन u इक्वल टू n, तो v बराबर n u। v की ये वाली वैल्यू हटाओ यहां से, ये वाली वैल्यू हटा करके यहां लिख दो, तो वन अपॉन एफ इक्वल टू यहां पर लिख दिया वन अपॉन एन यू प्लस वन अपॉन यू, यहां से u कॉमन ले लेना, अरे u तो कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, तो वन अपॉन एफ इक्वल टू वन प्लस एन अपॉन एन यू, u को यहां ले आओ, f को यहां ले आओ, रिलेशन आ गया u बराबर n प्लस वन अपॉन एन इंटू एफ। ये रिजल्ट है कॉनकेव मिरर और रियल इमेज के लिए। और अगर इमेज वर्चुअल है तो वर्चुअल इमेज के लिए u और f नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो रिलेशन आ जाएगा वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन वी। ये वन अपॉन यू है बच्चों, यू है ये यू है, यू माइनस वन अपॉन वी। v की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, इस v की जगह पर n इंटू यू, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन एन इंटू यू। देखो तो वन अपॉन एफ बराबर इसका एलसीएम ले लो, ठीक है ना, तो क्या आ गया n माइनस वन अपॉन एन यू, पलट दो, इसको पलट दो, तो u बराबर रिजल्ट आ जाएगा n माइनस वन अपॉन एन इंटू एफ। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिएगा, हम बात कर रहे हैं राजा बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन। जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर। लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए ध्यान दो मेरी बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है बच्चों यहां पर। लीनियर मैग्निफिकेशन m इन वर्टिकल डायरेक्शन, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फर्स्ट केस इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब है जैसे ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, ध्यान देना मेरी बात पर। ये तो फोकस है बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ ये रहा, मान जाओ ये ऑब्जेक्ट है। वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल साइड तो ये वाली है और हॉरिजॉन्टल साइड ये वाली है, और इस मिरर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, तो इसकी इमेज बनेगी कहां पर, C और F के बीच में यहां पर। और इमेज में लेटरल इन्वर्जन होगा, जरा ध्यान दो मेरी बात पर। ये तो वर्टिकल साइड, इसकी इमेज तो बनेगी ये, और इसकी इमेज बनेगी मेरे बच्चे ये वाली। इसमें लेटरल इन्वर्जन होगा,
ध्यान दो मेरी बात पर, लेटरल इन्वर्जन होगा, ये वाली साइड की इमेज ये होगी और इसकी इमेज ये रही। ये तो वर्टिकल साइड हो गई और ये तो वर्टिकल साइड है, ये वाली वर्टिकल साइड मैंने बना दिया है, फिगर ये रखा है, ये तो वर्टिकल साइड है। वर्टिकल साइड लिखी है बेटे, वर्टिकल साइड, ये वाली साइड वर्टिकल साइड लिखिए, देखो ये वाली, इसकी इमेज तो ये रही और ये वाली जो साइड है ना, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल साइड है, ये वाली हॉरिजॉन्टल साइड है, ये वर्टिकल साइड की, ये वर्टिकल साइड का ऑब्जेक्ट है और ये वर्टिकल साइड की इमेज है। आइए, ये हॉरिजॉन्टल साइड का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल साइड के ऑब्जेक्ट का साइज DU लिखा है मैंने बच्चों, और हॉरिजॉन्टल साइड की इमेज का साइज DV। देख लो ध्यान से, ये कौन सी साइड है, ये वाली हॉरिजॉन्टल साइड है, हॉरिजॉन्टल साइड। तो मैं मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं, लीनियर मैग्निफिकेशन वर्टिकल साइड डायरेक्शन में। इसका लीनियर मैग्निफिकेशन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला u और v के टर्म में रियल इमेज के लिए 1/f = 1/v + 1/u। तो इस वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को मैंने फिर से यहां लिख दिया है, इसमें u से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, इधर भी u, तो रिलेशन ये आ जाएगा। इसकी जगह पर 1/m लिख सकते हैं हम, तो u/f बराबर 1/m + 1, तो यहां से 1/m बराबर u/f - 1, तो u - f/f, और उल्टा कर दो तो m बराबर f/u - f। ये तो u के टर्म में है, और अगर हम बोथ साइड v का मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट मैग्निफिकेशन का, रियल इमेज, कॉनकेव मिरर और रियल इमेज के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला u के टर्म में ये रहा और v के टर्म में ये रहा। ठीक से देख लो और इसे नोट कर लो बच्चों। सेकंड केस देखिएगा, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला u के टर्म में ये रहा और v के टर्म में ये रहा। अब हम बात कर रहे हैं इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा। इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन का, इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन का लीनियर मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा? तो जरा मैं यहां पर लिख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मैग्निफिकेशन होता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नोट कर लेना, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लीनियर मैग्निफिकेशन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं। इसका लीनियर मैग्निफिकेशन होता है मेरे बच्चे dV/du। इस इमेज का साइज तो dV और ऑब्जेक्ट का साइज du, ये लीनियर मैग्निफिकेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। अब ये रिलेशन जरा गौर से देखो, मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, यहां पर देखो 1/f = 1/v + 1/u। जरा ध्यान देना मेरी बात पर, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं बोथ साइड। तो f तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया -dV/v², इसका हो जाएगा -du/u²। चेक कर लो, ठीक है। तो इस वाले टर्म को इधर ले आओ, तो ये रिलेशन क्या आ गया, du/u² = इसको यहां ले आए = -dV/v²। du को तो यहां ले जाओ, v² को यहां ले जाओ, तो dV/du = आ गया -v/v/u²। और इसको लिख सकता हूं मैं लीनियर मैग्निफिकेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन m। तो m के लिए रिलेशन आ गया, यहां पर मैं लिख दूं इसे m = इसको यहां पर लिखिए, इसको यहां लिख दो m = -v/u² और v/u लीनियर मैग्निफिकेशन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में, तो v/u की जगह पर m स्मॉल m लिख सकता हूं। v/u की जगह पर क्या लिख देंगे हम, f/u - f²।
तो ये रिलेशन m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं f अपॉन u माइनस f का होल स्क्वायर, या फिर इक्वल टू माइनस v के टर्म में लिखेंगे तो f माइनस v अपॉन f का होल स्क्वायर, ये वाला। ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर dv अपॉन du होता है। इसके लिए रिलेशन याद रखो बच्चों, ये अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला इसका याद रखें। ये रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में m बराबर dv अपॉन du या माइनस v अपॉन u का होल स्क्वायर, और v अपॉन u को लिख सकता हूं मैं f अपॉन u माइनस f का होल स्क्वायर, या फिर f माइनस v अपॉन f का होल स्क्वायर, क्योंकि m बराबर f अपॉन u माइनस f, m इज इक्वल टू f अपॉन u माइनस f, तो v अपॉन u की जगह पर m लिख सकता हूं और इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, या फिर v के टर्म में लिखें तो f माइनस v अपॉन f का होल स्क्वायर। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मैग्निफिकेशन का रिलेशन है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में u के टर्म में और ये v के टर्म में लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। क्लियर है। फॉर इरेक्ट इमेज m पॉजिटिव, इरेक्ट इमेज के लिए m पॉजिटिव होगा और इन्वर्टेड इमेज के लिए m नेगेटिव। ये बात क्लियर है मेरे बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? नोट कर लिया मेरे बच्चे? चलिएगा, मैं बात कर रहा हूं स्पीड ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। नोट करिए आप इसे मेरे साथ साथ, स्पीड ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। अगर किसी स्फेरिकल मिरर के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज vo, तो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इमेज इधर जाएगी मेरे बच्चे। ये तो ऑब्जेक्ट की स्पीड है, और ये vi इमेज की स्पीड है, मैंने लिख दिया है यहां पर vo स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, vi स्पीड ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? ऑब्जेक्ट की स्पीड du अपॉन dt। क्या बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू du अपॉन dt और स्पीड ऑफ इमेज dv अपॉन dt। क्लियर? जरा गौर से देखो, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। दिस इक्वेशन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो किसके टाइम के, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो f तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन f इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया। इसको टाइम के रिगार्ड में डिफरेंशिएट करना है, तो 1 अपॉन v का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर dv अपॉन dt, और u का 1 अपॉन u का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर du अपॉन dt। ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों, आप क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे? भाई 1 अपॉन f का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, 1 अपॉन v को डिफरेंशिएट किया है, देखो टाइम के रिगार्ड में इसको डिफरेंशिएट किया है। क्या बेटा? d अपॉन dt किसके? 1 अपॉन v को डिफरेंशिएट किया है। v को ऊपर ले जाओ, d अपॉन dt, v को ऊपर ले जाएंगे तो v की पावर -1, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर नीचे उतारो, -1 नीचे आ जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी, तो v की पावर -2। अब v को t के रिगार्ड में डिफरेंशिएट किया है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो इसको लिखेंगे dv अपॉन dt। ये वैल्यू आ गई -1 अपॉन v स्क्वायर dv अपॉन dt। तो 1 अपॉन v का t के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन आ गया -1 अपॉन v स्क्वायर dv अपॉन dt। सिमिलरली 1 अपॉन u को डिफरेंशिएट करें t के रिगार्ड में, तो ये u की पावर -1 आएगा, u की पावर -2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन u स्क्वायर du अपॉन dt। तो यही मैंने किया है, 1 अपॉन v का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन v स्क्वायर dv अपॉन dt, और 1 अपॉन u का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन u स्क्वायर du अपॉन dt। इसको तो लिख दो स्पीड ऑफ इमेज, इसको लिख दो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। चेक कर लो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये है और स्पीड ऑफ इमेज ये है। तो इसकी जगह पर तो लिख सकता हूं स्पीड ऑफ इमेज vi, और इसकी जगह पर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट
वीओ। -1 अपॉन, इस वाले टर्म को जरा गौर से देखो, -1 अपॉन वी स्क्वायर, इसकी जगह पर स्पीड ऑफ इमेज -1 अपॉन यू स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चों? जरा गौर से देखिएगा, इस वाले टर्म को फिर से हमने यहां लिख दिया है, -1 अपॉन वी स्क्वायर स्पीड ऑफ इमेज -1 अपॉन यू स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0। ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? ये इस वाले टर्म को इधर ले जाओ, इस वाले टर्म को इधर ला करके इस वीओ को नीचे ले आओ, तो वी आई अपॉन वीओ, वी आई अपॉन वीओ, इस टर्म को उधर ले जाओ ऊपर, माइनस वी अपॉन यू का होल स्क्वायर, और वी अपॉन यू को लिख सकता हूं एफ अपॉन यू माइनस एफ का स्क्वायर, वी अपॉन यू को लिख सकता हूं एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ इमेज अपॉन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर। इस एफ को लिख सकता हूं r/2 और इस एफ को लिख सकता हूं r/2। क्लियर है? तो देखो इसका एलसीएम ले लो, 2u माइनस r अपॉन यू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन आ गया वी आई अपॉन वीओ स्पीड ऑफ इमेज अपॉन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस r अपॉन 2u माइनस r का होल स्क्वायर। ये क्लियर होगा मैं जहां तक समझता हूं बच्चों? क्लियर है? चलिएगा, एक छोटा सा नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बच्चों। सिंपल सी बात लिखी है, अगर किसी स्फेरिकल मिरर को हम किसी लिक्विड में इमर्ज करा दें तो उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। अगर किसी स्फेरिकल मिरर को किसी लिक्विड में डुबो दें, लिक्विड के अंदर इमर्ज करा दें, तो उसकी फोकल लेंथ नहीं बदलती। इफ ए स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड देन इट्स फोकल लेंथ रिमेन अनचेंज्ड। क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट कीजिए। ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल यहां मिरर में पढ़ा रहा हूं, आगे सेम यही क्वेश्चन लेंस में भी पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। The sun subtends an angle of 30 minutes of angle on a concave mirror or convex lens of focal length 100 centimeter. What is the length of image of the sun? उस मिरर से या उस लेंस से बनने वाली इमेज का साइज पूछा है बच्चों उसने। फिर से समझ लो क्वेश्चन क्या है। The sun subtends an angle of 30 minutes on a concave mirror or convex lens of focal length 100 centimeter. What is the length of image formed by the sun, by the mirror of the sun? ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये सन है और यहां पर कोई कॉनकेव मिरर रखा है बच्चों, ये वाला। इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ उसने 100 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो इस सन के द्वारा कॉनकेव मिरर पर बनने वाला ये एंगल 30 मिनट है। ये तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक तरह से जो सन है इसकी ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और इस सन के द्वारा कॉनकेव मिरर पर ये बनने वाला एंगल थीटा 30 मिनट दिया है, ये 30 मिनट दिया है। तो जरा गौर से देखो, सन से इस मिरर तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस एंगल के लिए एक तरह से इस सन का जो साइज है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस एंगल के लिए इस सन के साइज को तो क्या मान लेंगे, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन यहां तक की डिस्टेंस रेडियस। तो यहां पर थीटा बराबर हो जाएगा एंगल इक्वल टू आर्क, तो ओ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन इसको डिस्टेंस को रेडियस कहेंगे, सन से मिरर तक की डिस्टेंस यू। ठीक है ना, ओ अपॉन यू
थीटा क्वेश्चन में गिवन है, और थीटा की वैल्यू उसने दी है कितनी, 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट दी है। ठीक है मेरे बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक बात समझ आ गई? 30 मिनट, और 30 मिनट को डिग्री बनाना है, इसको 30 मिनट को डिग्री बनाना है तो 60 से डिवाइड कर देना, ये डिग्री बन जाएगा 1/2 डिग्री। और डिग्री को रेडियन बनाना है तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना π/180 से, तो ये बन गया रेडियन। एंगल थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 मिनट, और रेडियन बनाएंगे तो π/2 × 180, 360 रेडियन। ये एंगल क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना? अब वो ये कह रहा है कि कॉनकेव मिरर पर सन के द्वारा बनने वाला एंगल 30 मिनट है ये, और ये एंगल होगा कितना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ये डिस्टेंस O अपॉन U। अब वो ये कह रहा है कि इस मिरर के द्वारा इस सन की जो इमेज बनेगी, इमेज तो पॉइंटेड बनेगी, क्योंकि सन कहां पर है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से आने वाली पैरेलल रेज कहां मिलेंगी, फोकस पर। कहां मिलेंगी, फोकस पर। तो जरा गौर से देखो, ये इसका फिगर मैं फिर से दूसरा बना रहा हूं, यहां पर बनाई दे रहा हूं अलग से, इधर बनाई दे रहा हूं। ये कॉनकेव मिरर, और ये सन कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। ये तो ऑब्जेक्ट का साइज हो गया एक तरह से। तो यहां से चलने वाली रेज कैसी होंगी, पैरेलल। पैरेलल जाने वाली रेज कहां पर मिलती हैं, फोकस पर, यहां पर मिलेंगी। तो ये तो डिस्टेंस हो गई क्या, ऑब्जेक्ट U = इन्फिनिटी। तो इमेज क्या बनेगी, ये इमेज बनेगी I। तो ये इमेज बनेगी कहां पर, V बराबर क्या होगा, F होगा। यहां पर रिलेशन लगाऊंगा I/O = V/U। तो साइज ऑफ इमेज पूछा है, I बराबर O को इधर ले जाओ, O/U × V। और ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर होता है तो V बराबर क्या होगा, F। इसको मैं लिख सकता हूं O/U। O/U की जगह पर तो लिख सकता हूं थीटा, और इस V की जगह पर लिख सकता हूं F। तो साइज ऑफ इमेज यहां से निकल आएगा बच्चों। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू तो आ गई π/360, रेडियन में लेनी पड़ेगी। और फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 100 सेंटीमीटर, यहां लिख दो। थीटा की वैल्यू तो ये लिख दो, और फोकल लेंथ ये लिख दो यहां पर। तो इस मिरर से इस सन की जो इमेज बन रही है उसका साइज निकल आएगा। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नोट कर लिया होगा, मैं जहां तक समझता हूं आप लोगों ने। कर लिया मेरे बच्चे, कर लिया? क्वेश्चन समझ आ गया? चलिएगा, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया मेरे बच्चे। ये रहा, सन के द्वारा मिरर पर बनने वाला एंगल 30 मिनट है। तो ये इस एंगल के लिए इसको आर्क और इसको रेडियस O/U। O साइज ऑफ सन, I साइज ऑफ इमेज। सन कहां पर है, इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर, पॉइंटेड इमेज बनेगी। तो इस इमेज का साइज निकालना है, तो I/O = V/U। O को इधर ले लो, तो I = O/U × थीटा × V। O/U को तो लिख दिया, O/U ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। तो V की जगह पर मैंने लिख दिया F। O/U की जगह पर मैं लिख सकता हूं यहां से थीटा। तो I बराबर O/U × F, O/U की जगह पर थीटा × F। ठीक है ना? इस रिलेशन से हम इमेज का साइज निकाल सकते हैं। इन दिस रिलेशन थीटा इन रेडियन। क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दी है 30 मिनट, इसको डिग्री बनाइए, 30/60 डिग्री बना दिया तो 0.5 डिग्री हो गया। डिग्री को रेडियन बनाएंगे तो 0.5 × π/180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल आ गया π/360 रेडियन। थीटा की वैल्यू ये हटा करके यहां लिख दो। फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 100 सेंटीमीटर, तो इमेज का साइज आ जाएगा I बराबर थीटा की जगह पर लिख दिया है π/360 और इंटू फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो वैल्यू कितनी आ गई पाई की, 3.14 और यहां पर 100 से 360 को डिवाइड किया 3.6। 3.14 को 3.6 से डिवाइड कर दोगे तो इमेज का साइज निकल के आएगा आपका 0.87 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात?
एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखें बच्चों, ध्यान से जरा ये एग्जाम्पल देखें। मैं जहां तक समझता हूं ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन बच्चों, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लिया ना, बहुत अच्छा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखो बच्चों, ये वाला सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। 2 pencils of length 5 centimeter and 10 centimeter forms images of equal length in a pinhole camera। पिनहोल कैमरे के सामने 2 पेंसिल हैं जिनकी लंबाई बता रहा है वो 5 सेंटीमीटर एक की, और एक की बता रहा है 10 सेंटीमीटर, और उस पिनहोल कैमरे से उन दोनों पेंसिल्स की बनने वाली इमेज इक्वल लेंथ की है। पेंसिल, दोनों पेंसिल्स की पिनहोल कैमरे से जो इमेज बन रही है उसकी लंबाई दोनों की सेम बता रहा है। इक्वल लेंथ, इमेजेस ऑफ इक्वल लेंथ इन ए पिनहोल कैमरा। तो ये क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम पिनहोल। पिनहोल से उन दोनों पेंसिल्स की डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा है उसने। फिर से देखो, ये कह रहा है 2 pencils of length 5 centimeter and 10 centimeter forms images of equal length in a pinhole camera. What is the ratio of their distances from pinhole? पिनहोल कैमरा शायद आपने देखा हो, कभी नहीं देखा हो तो मैं समझाता हूं आपको। देखो यहां पर जरा गौर से देखें, मान लीजिए ये कोई रूम है बच्चों, रूम, आपका रूम देखा है ना, कमरा, और कमरे के सामने एक विंडो है, और इस विंडो में एक बारीक सा होल है, बारीक सा जो होल है, तो ये रूम जिसकी सामने वाली बिल्डिंग में एक बारीक सा होल है, ये काम करता है एक तरह से, इस अरेंजमेंट को पिन होल कैमरा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पिन होल कैमरा। अब ये बोला है कि इस होल से कुछ डिस्टेंस पर एक पेंसिल तो ये है जिसकी लंबाई दी है उसने 5 सेंटीमीटर, और इससे कुछ पीछे ये एक पेंसिल ये रही जिसकी लंबाई दी है उसने 10 सेंटीमीटर। एक पेंसिल तो जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और एक पेंसिल जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इस पेंसिल की इस होल से डिस्टेंस u1 मैंने मान लिया ये, और इस पेंसिल की इस होल से ये डिस्टेंस मैंने u2 मान ली है। तुमने देखा हो कमरा है ये कोई, और कमरे की सामने वाली बिल्डिंग में, सामने वाली बिल्डिंग नहीं, विंडो में एक बहुत बारीक सा होल है, ठीक है, और उस होल के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां से चलने वाली रेज देखो ये जाएंगी ऐसे, कमरे में देखना जरा ध्यान से, तो उसके रेयर वॉल पर, उसके पीछे वाली जो जहां पर होल है इस वाली दीवार में, तो या इस दीवार पर जो लगी है विंडो, उसमें एक बारीक होल है, और इस होल के सामने मान लो कोई ये ट्री खड़ा हुआ है, पेड़ खड़ा हुआ है, तो देखना जरा ध्यान से, यहां से लाइट चलेगी ऐसे, तो इस वाले होल से यहां से क्रॉस होते हुए लाइट रेज ऐसे चली जाएगी, तो इस रेयर वॉल पर इस वाले पेड़ की एक इमेज फॉर्म होती है, ये वाली यहां पर पीछे वाली दीवार पर, जरा कभी ध्यान देना इस बात पर, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि ये कोई पिनहोल कैमरा है। एक पिनहोल कैमरा एक तरह से एक चैम्बर है, और जिसके सामने वाली दीवार में एक बारीक सा होल है, इस अरेंजमेंट को पिनहोल कैमरा कहा जाता है बच्चों। और इस होल के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो इस ऑब्जेक्ट की इस दीवार पर ये बनने वाली क्या है? इमेज। एक्चुअल में पिनहोल कैमरे से जो ये इमेज बन रही है ना, वास्तव में ना तो ये इमेज होती है ना ही ये शैडो होती है। एक्चुअल में ये पेनम्ब्रा रीजन के अंदर ये जो शैडो है ना, एक तरह से बहुत शैडो, जिस एक तरह से शैडो नहीं कहते हम इसको,
अम्ब्रा रीजन और पेनम्ब्रा रीजन क्या होता है हम अभी समझाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझो। पहले आप, क्वेश्चन ये कह रहा है टू पेंसिल्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फॉर्म्स इमेजेस ऑफ इक्वल लेंथ इन ए पिनहोल कैमरा। इस चैम्बर के सामने वाली दीवार पर एक होल है, तो ये चैम्बर एक पिनहोल कैमरे की तरह काम करता है बच्चों। और इस होल के सामने दो पेंसिल बता रहा है वो, एक पेंसिल तो ये जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और एक पेंसिल ये जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहां से चलने वाली रेज ऐसे जाएंगी और यहां से क्रॉस करते हुए इस दीवार पर, यहां पर इन दोनों, इस पेंसिल की भी इमेज यही है और इस पेंसिल की भी इमेज यही वाली है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की भी इमेज यही बन रही है और इस ऑब्जेक्ट की भी इमेज यही बन रही है बच्चों। एक तरह से इस पिन होल कैमरे का ये होल है ना, एक तरह से हम इसे कॉन्वेक्स लेंस मानते हैं बच्चों। क्या माना है हम इसे? कॉन्वेक्स लेंस। क्या मान लें हम इसे? कॉन्वेक्स लेंस मान लें। तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, तो इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस से दूरी u1 और इस ऑब्जेक्ट की बनने वाली इमेज ये i। तो इमेज तक की डिस्टेंस क्या होती है? v। तो v अपॉन u बराबर होता है i अपॉन o। v अपॉन u बराबर होता है i अपॉन o। तो यहां पर मैंने लिख दिया है i अपॉन o इक्वल टू v अपॉन u। तो पहली पेंसिल के लिए i अपॉन o1, फर्स्ट पेंसिल के लिए तो i अपॉन, इस पेंसिल की लंबाई o1 मान लिए मैंने, i अपॉन o1 बराबर v अपॉन u1, v अपॉन u1 फर्स्ट इक्वेशन। फॉर सेकंड पेंसिल के लिए, इसके लिए यही इमेज है, तो i अपॉन o2 इक्वल टू v अपॉन u2। तो i अपॉन o2 इक्वल टू v अपॉन u2, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना? इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो u1 अपॉन u2, u1 और u2 का रेशियो निकल आएगा बच्चों। यही पूछा है उसने। ये कह रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम पिन होल। इस पेंसिल की डिस्टेंस पिन होल से u1 और इसकी डिस्टेंस u2। तो u1 और u2 का रेशियो फाइंड करना है। इक्वेशन आपके पास ये दो है। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो i से i कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा u1 अपॉन u2 इक्वल टू o1 अपॉन o2। यही लिखा है, चेक कर लो। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड कर लो, या तो o2 अपॉन o1 इक्वल टू u2 अपॉन u1। तो उल्टा कर लो इसे, o1 अपॉन o2 इक्वल टू u1 अपॉन u2। u1 और u2 का रेशियो पूछा है। पहली पेंसिल की लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर, दूसरे पेंसिल की लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो रेशियो आ गया आपका 1:2। क्लियर? क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नोट कर लीजिए आप इसे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं बच्चों, ये नोट करके 4 पॉइंट लिखे हैं। ये बहुत काम के पॉइंट लिखे हुए हैं बच्चों, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। एक्सपोजर टाइम इन ए पिनहोल कैमरा। एक्सपोजर टाइम इन ए पिनहोल कैमरा T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल d², जहां पर d अपर्चर है होल का डायामीटर। एक्सपोजर टाइम इन ए कैमरा मतलब इस पिनहोल कैमरे में जो होल है ना, ये वाला, इस होल के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की बनने वाली इमेज, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इस होल के सामने, इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज, ये वाली, यहां पर जो इमेज जो फॉर्म कर रही है ये वाली, इस इमेज को बनने में जो समय लगता है उस टाइम को बोलते हैं एक्सपोजर टाइम। तो एक्सपोजर टाइम इन ए पिनहोल कैमरा T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल d²। यहां पर d क्या चीज है? ये इस होल का अपर्चर मींस इस होल का डायामीटर है। पिनहोल कैमरे के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को बोल रहे हैं हम एक्सपोजर टाइम। एक्सपोजर टाइम इन ए पिनहोल कैमरा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल d², वेयर d इज अपर्चर ऑफ होल मींस इस होल का डायामीटर है। मोर इज द डायामीटर
लेस द एक्सपोजर टाइम। अपर्चर बड़ा होगा, लाइट ज्यादा आएगी तो टाइम कम लगेगा। अपर्चर जितना छोटा होगा, बारीक होगा, लाइट कम आएगी तो इमेज को फॉर्म होने में टाइम ज्यादा लगेगा। लेस इज द अपर्चर मोर इज द टाइम एंड मोर इज द अपर्चर लेस इज द टाइम। सेकंड पॉइंट देखिएगा, इफ होल इन पिनहोल कैमरा इज वेरी स्मॉल, पिनहोल कैमरे का जो होल है ना बहुत छोटा है, बहुत बारीक है, देन वेरी शार्प इमेज इज फॉर्म बाई इट, तो उससे बनने वाली जो इमेज होगी शार्प इमेज फॉर्म होगी, बहुत पतली, शार्प का मतलब पतली इमेज फॉर्म होगी। थर्ड पॉइंट, इमेज फॉर्म बाई पिनहोल कैमरा इज नाइदर शैडो नॉर इमेज। एक्चुअल में पिनहोल कैमरे से जो इमेज बनती है वास्तव में वो इमेज जो है ना तो वो शैडो होती है वास्तव में और ना वो उसको इमेज बोलते हैं। एक्चुअल में वहां पर फॉर्म होते हैं अम्ब्रा रीजन और पेनम्ब्रा रीजन। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा रीजन क्या होते हैं? थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को जरा ध्यान से सुने बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या लिख रहा है? थर्ड पॉइंट लिख रहा है कि पिनहोल कैमरे से जो इमेज बन रही है वो उस इमेज को ना तो हम शैडो बोलते हैं ना ही हम इमेज बोलते हैं। कारण उसका समझो। एक्चुअल में शैडो क्या है और इमेज क्या है? इमेज दो लाइट रे चल करके एक्चुअल में कहीं पर मिल जाए, जैसे मिरर में देखा होगा आपने, जैसे ये मिरर है, प्लेन मिरर मान लो, चलो इसके सामने ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेस, ध्यान देना मेरी बात पर बच्चों, एक रेज तो ये आ गई और एक रेज ये जा रही है बच्चों। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां पर इमेज बनाएंगे इसकी? जरा गौर से देखना, ये तो रिफ्लेक्ट होगी, ये तो रिफ्लेक्ट होकर के चली गई इधर और ये रिफ्लेक्ट होकर के गई इधर। ये आगे चल के मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी, क्योंकि डाइवर्जिंग रेजन नहीं मिलती है, पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई अपीयर हो। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज या तो एक्चुअली कहीं मीट हो जाए, मिल जाए, या फिर मिलती हुई अपीयर हो, तो ये इमेज फॉर्म करती है। किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज किसी पॉइंट पर चल करके या तो मिल जाए या मिलती हुई अपीयर हो तो इमेज फॉर्म करती है। जैसे हम ऐसे कहें, ध्यान दीजिए, ध्यान दो मेरी बात पर, जैसे ये मिरर है, इस पर इन रेज को हम इंसिडेंट रे मान लें। एक रेज तो ये आ रही है और एक रेज ये आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर के यहां पर गई, ये रिफ्लेक्ट होकर के यहां पर पहुंच गई, तो यहां पर वास्तव में चल करके मिल गई ना ये रेज, तो यहां पर मिल गई, तो ये इमेज फॉर्म हो। क्या बेटा? या तो लाइट रे चल करके किसी पॉइंट पर वास्तव में मिल जाए या मिलती हुई अपीयर हो, तो उसको बोला जाता है इमेज। तो ये इमेज बनेगी, ये भी इमेज बनेगी, ठीक है ना? तो किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज या चलती हुई अपीयर होने वाली लाइट रेज किसी पॉइंट पर चल करके या तो मिल जाए या फिर मिलती हुई अपीयर हो, तो वो फॉर्म करती हैं इमेज। ये तो इमेज फॉर्म होती है बच्चों। अब शैडो क्या होती है? शैडो देखिएगा, जैसे तुमने कभी देखा हो मेरे बच्चे, ध्यान देना मेरी बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कर रहा हूं, जरूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। जैसे आपने देखा हो यहां पर ये ग्राउंड, ये क्या बेटा? ग्राउंड है, ये अर्थ, ठीक है ना? अर्थ से कुछ हाइट पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? ये कोई ऑब्जेक्ट है और इधर से आ रही है लाइट रेज, ये लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज चल करके ऐसे आ रही है और ये लाइट रेज यहां पर अर्थ पर, यहां से ये चल रही है लाइट रेज, ये वाली, और चल करके लाइट रेज यहां पर क्या मिली? नहीं मिली। एक्चुअल में मिलने से पहले क्या आ गई? अर्थ, ग्राउंड आ गया। तो जरा मैं कलर बदल रहा हूं यहां, जरा देखना बच्चों, ग्राउंड पर यहां पर एक्चुअल में ये इस ऑब्जेक्ट की, इस वाले ऑब्जेक्ट की ये शैडो फॉर्म होती है।
तो समझ इन रेज के मिलने से पहले ही यहां पर कोई प्लेन आ गया तो यहां पर एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट की ये क्या बनती है, शैडो बनती है। इसको बोलते हैं शैडो। क्या बेटा, शैडो बोलते हैं इसे। और इस रीजन को, इस वाले रीजन को, जिस रीजन में इस ऑब्जेक्ट की शैडो फॉर्म हो रही है, इस रीजन को बोला जाता है अम्ब्रा रीजन। कौन सा रीजन, अम्ब्रा रीजन बोलते हैं। शैडो ऑलवेज फॉर्म इन अम्ब्रा रीजन। जैसे तुमने देखा हो ग्राउंड पर कोई एरोप्लेन खड़ा है, ग्राउंड पर कोई एरोप्लेन खड़ा है अर्थ पर, तो उस ग्राउंड पर उस एरोप्लेन, जैसे इसको एरोप्लेन मान लो, तो अर्थ पर उसकी शैडो फॉर्म होती है। अगर वही एरोप्लेन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा है, बहुत ज्यादा हाइट पर है, ये एरोप्लेन बहुत ज्यादा हाइट पर है, तो क्या ग्राउंड पर उसकी शैडो दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। उसका कारण समझो। जैसे ये तो ग्राउंड और बहुत ज्यादा हाइट पर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, ग्राउंड से बहुत ज्यादा हाइट पर, तो एक्चुअल में होगा क्या कि ऊपर से बाहर से जो रेज आ रही है ये वाली, ये एक्चुअल में ये रेज ऐसे चलेंगी और एयर में यहां मिल गई, मिलने के बाद ये क्रॉस करके आगे चलेगी। तो एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट की शैडो फॉर्म होगी, इस रीजन को बोलते हैं अम्ब्रा रीजन और इस रीजन को बोलते हैं पेनुम्ब्रा रीजन। इस वाले रीजन को तो फॉर्म, इसको तो बोलते हैं अम्ब्रा रीजन, अम्ब्रा रीजन, ठीक है ना। और इस वाले रीजन को, इस वाले क्रॉस होने के बाद जो क्षेत्र आ रहा है नीचे, इसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा रीजन। क्या बेटा, पेनुम्ब्रा रीजन, पेनुम्ब्रा रीजन। तो एक्चुअल में जो एरोप्लेन है वो ज्यादा हाइट पर जो उड़ रहा है ग्राउंड से, वो यहां से अनंत से आने वाली लाइट रेज इनके किनारों से चलती हुई यहां पर एयर में यहां पर मिल गई, यहां पर क्रॉस हुई, क्रॉस होने के बाद ये दूर दूर चलेगी, देखो यहां पर। तो इस रीजन को बोलते हैं पेनुम्ब्रा रीजन। और एक्चुअल में इसकी शैडो फॉर्म होगी अगर क्रॉस होने से पहले ही ग्राउंड होता, तो जैसे इसमें शैडो फॉर्म होती और ये लाइट रेज एयर में ही क्रॉस हो गई और क्रॉस होने के बाद आगे चली गई, तो ये रीजन बहुत बड़ा रीजन हो गया। तो इसकी जो शैडो जो बनती है ना अम्ब्रा रीजन में, ये पेनुम्ब्रा रीजन में एक्चुअल में शैडो तो बनती है इसकी, लेकिन वो शैडो बहुत कम इंटेंसिटी की होती है। तो इस पेनुम्ब्रा रीजन में शैडो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। शैडो इज वेनिसेस इन पेनुम्ब्रा रीजन, शैडो इज वेनिसेस इन पेनुम्ब्रा रीजन। तो पेनुम्ब्रा रीजन में शैडो हमेशा फॉर्म होती है। शैडो इज फॉर्म इन अम्ब्रा रीजन, इट इज वेनिसेस इन पेनुम्ब्रा रीजन। पेनुम्ब्रा रीजन में ऑब्जेक्ट की जो शैडो है, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी शैडो बनेगी अम्ब्रा रीजन में, शैडो फॉर्म होगी इधर, ये पेनुम्ब्रा रीजन है। पेनुम्ब्रा रीजन में इसकी शैडो क्या हो जाती है, वेनिसेस मींस समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, दिखाई नहीं देती। आप कभी देखना, तुमने कभी देखा हो शाम के समय, रात के समय कोई स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट तो समझते हैं रोड पर जो लगी होती है, आप रोड पर जा रहे हो, विशेष ध्यान से सुनना, बचपन में ये तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा, अब भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट है, रोड पर लगी हुई है और रोड पर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप चलते हो रोड पर, तो स्ट्रीट लाइट से आने वाली रेज आपके ऊपर गिरती है और आपकी शैडो फॉर्म होती है ग्राउंड पर। तो उस ग्राउंड पर जो शैडो बन रही है ना, उसको ध्यान से देखना। और स्ट्रीट लाइट से आप दूर चलते जाओ, जैसे जैसे दूर जाओगे तो आपकी शैडो क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, और दूर चलना और बड़ी हो गई, और दूर चलना और बड़ी हो गई, और जब डिस्टेंस चलोगे तो वो शैडो क्या हो जाती है, एकदम से आपको दिखाई देना बंद कर देती है। एक्चुअल में वो इस केस में होता है, एक्चुअल में तब तक वो शैडो दिखाई देती रहेगी आपको उस ऑब्जेक्ट की, कब तक, जब तक वो लाइट रेज क्रॉस होने से पहले ही ग्राउंड पर गिर जाएं, तो आपको उस ऑब्जेक्ट की क्या दिखाई देगी ग्राउंड पर, शैडो। और शैडो फॉर्म होती है किसमें, अम्ब्रा रीजन में। इस रीजन को बोला जाता है अम्ब्रा रीजन। और लाइट रेज अगर एयर में पहले कहीं क्रॉस हो गई और क्रॉस होने के बाद आगे चली जाएं, इस रीजन को बोला जाता है पेनुम्ब्रा रीजन। और पेनुम्ब्रा रीजन में इसकी जो शैडोज जो बनती है अम्ब्रा रीजन में, वो पेनुम्ब्रा रीजन में शैडो क्या हो जाती है, बहुत बड़ी, और वो आपको दिखाई नहीं देती। इसीलिए ये लाइन लिख दी है, क्या बेटा, शैडो इज वेनिसेस इन पेनुम्ब्रा रीजन। क्लियर। तो जरा गौर से देखिएगा शैडो क्या है। क्रॉस होने से पहले अम्ब्रा रीजन में शैडो फॉर्म होती है
क्रॉस होने के बाद जब रीजन बड़ा बड़ा होता जाएगा, क्षेत्र ये बड़ा होता जाएगा, यहां पर जो इमेज बन रही है एक्चुअल में इस इमेज को ना तो हम इमेज बोलते हैं ना ही इसे शैडो बोलते हैं। एक्चुअल में पेनम्बरा रीजन में जो शैडो है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, वो शैडो समाप्त हो जाती है, लेकिन आप उसको शैडो कह देते हैं, लेकिन वास्तव में पेनम्बरा रीजन में शैडो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो एक तरह से पिनहोल कैमरे में भी तो यही हो रहा है। ये वाला तो एक तरह से होल मान लो, आप देखो फिगर, ये वाला यहां पर पिनहोल कैमरे में ये क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज यहां पर क्रॉस करी, क्रॉस करने के बाद आगे चली गई, तो ये कौन सा रीजन फॉर्म हुआ, इधर तो पेनम्बरा रीजन, इधर अम्ब्रा रीजन, इसकी शैडो फॉर्म होगी अम्ब्रा रीजन में, और इधर कौन सी है, पेनम्बरा रीजन में शैडो होगी तो सही, लेकिन शैडो की इंटेंसिटी बहुत कम होगी। इसको इसी वजह से इस इमेज को हम पिनहोल कैमरे से बनने वाली जो इमेज होती है, इस इमेज को ना तो इमेज कहते हैं ना ही इसे शैडो कहते हैं। यहां तक बात मेरी, मैं जहां तक समझता हूं बच्चों क्लियर होगी आपको। इस वीडियो को एक दो बार आप रिवाइज कर लें, समझ आ जाएगा। सिंपल टॉपिक है ये बच्चों, रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक बहुत सिंपल है, इसको एक दो बार रिवाइज कर लें, ठीक है ना, आगे काम देगा बच्चों।